नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर और मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको फर्दर क्लासेस में जो है वो काम में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट इज़ गिवन बाय जॉन डाल्टन। During 1803, John Dalton also formulate a law that is law of multiple proportion। तो मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ भी जो है जॉन डाल्टन ने जो है वो दिया था। और ड्यूरिंग दैट टाइम जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी भी दी और उस थ्योरी का नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन और देखेंगे एटम मॉलिक्यूल्स किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सो हियर वी हैव द एटॉमिक थ्योरी के सबसे पहला पार्ट दैट इज ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप बाय टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम्स। तो पहले पोस्टुलेट में ही उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल का मतलब है कि एटम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है और छोटा भी है, टाइनी है। तो उस स्मॉलेस्ट सब्सटेंस को उन्होंने एटम का नाम जो है वो दिया। दूसरा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। इसमें ये बोला गया कि जो एटम है सेम एलिमेंट का एटम होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसकी शेप सेम होगी, उसका साइज सेम होगा। जबकि अगर डिफरेंट एलिमेंट की हम बात करें तो उसके एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग ए एग्जाम्पल, वी हैव आयरन हेयर एंड एल्यूमिनियम हेयर। अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन इज एन एलिमेंट एंड इट इज मेड अप बाय एटम ऑफ आयरन। सो इसमें आपके आयरन के ही एटम्स जो है वो होंगे, उनका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। जबकि अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के एटम होंगे, आपस में एक दूसरे से सेम होंगे, शेप में भी, साइज में भी और प्रॉपर्टीज में भी। पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, आयरन और एल्युमिनियम की बात करें, बोथ आर मेटल्स, दोनों की बात करें तो दोनों के एलिमेंट के जो एटम्स होंगे दे आर डिफरेंट। डिफरेंट इन व्हाट? डिफरेंट इन शेप भी डिफरेंट होंगी, साइज भी डिफरेंट होंगी और मास भी डिफरेंट हो सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज जो इनकी सिमिलर भी हो सकती है बट डिफरेंट भी होंगी। एक एटम की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम के एटम और आयरन के एटम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके जो है वो प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट होगी, मास डिफरेंट होगा एंड शेप साइज भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन उन्होंने कहा एटम एक सबसे छोटा यूनिट माना गया है जो कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। एटम व्हेन कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो में जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म कंपाउंड एटम्स विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, वो जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में दे फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव क्लोरीन। तो आपके यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ेंगे। मैं होल नंबर रेशियो अभी निकाल के बताऊंगा। सो व्हेन दीज टू कंबाइन दे फॉर्म HCl, टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब जो इसकी रेशियो आई, हाइड्रोजन की रेशियो 1, क्लोरीन के रेशियो 1 और HCl की रेशियो जो आपकी आ गई 2। तो 1:1:2 में ये बने, सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन हो। सो दीज टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन combine to form HCl। One molecule of hydrogen, one molecule of chlorine gives 2 molecule of HCl। तो जो रेशियो आई 1:1:1:2 रेशियो जो है इसकी बनी। ठीक है। नाउ हियर
the last postulate of the atomic theory of John Dalton was what? That is, atom cannot be created, divided, destroyed in a chemical and physical change. केमिकल और फिजिकल चेंज में एटम डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, डिवाइडेड नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता. यस, इट ओनली पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. तो केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है. तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. विल लर्न अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. सर द सिंपलेस्ट और द अगर हम सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास सिंपलेस्ट वन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have the independent existence is called as an atom. एक एटम को क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट बोला गया, और जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसको हम एटम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज वाइल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कॉज करने के लिए, मतलब जिसकी इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस है वो होती है, उसको बोला जाता है आपका मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल इज जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल आर द क्लासिफाइड एज हीट्रोटॉमिक एंड होमोटॉमिक. हीट्रोटॉमिक एंड होमोटॉमिक का मतलब है, होमो का मतलब है सिमिलर, हीट्रो का मतलब है डिफरेंट. व्हेन सेम एटम कंबाइन दे फॉर्म होमो एटॉमिक. व्हेन डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम कंबाइन हो दे फॉर्म हीट्रोटॉमिक. देखो, अगर एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये दो ऑक्सीजन एटम जुड़ के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं. इस O2 को हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी बोलते हैं. ध्यान रहे आपको, इस O2 को हम आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दो एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया गया. क्योंकि सेम एटम थे इसीलिए इसको होमो एटॉमिक बोलेंगे. अगर मैं इसकी जगह पे दो डिफरेंट एटम ले लूँ, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो H2O ले लिया, एक ऑक्सीजन का एटम, दो आपके हाइड्रोजन एटम. ठीक है, H2 डाई एटॉमिक हाइड्रोजन. तो अब दो डिफरेंट लिए गए इसीलिए ये बनेगा आपका हीट्रोटॉमिक. सो हीट्रोटॉमिक जब दो डिफरेंट एटम जुड़ते हैं, होमोटॉमिक जब सिमिलर एटम जुड़ते हैं. अब ये जुड़ने का इनका रहता है, अगर कोई मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक का मतलब होता है जो सिंगल फॉर्म में मिलता है. फॉर एग्जांपल Na हमें मोनोटॉमिक फॉर्म में मिलता है. Na का मतलब होता है सोडियम, विच इज सिंगल मोनोटॉमिक, सिंगल एटॉमिक. और अगर मैं O2 की बात करूं, इट इज डाई एटॉमिक. ठीक है, ये डाई एटॉमिक होता है. ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, जो चार की फॉर्म में मिले, जैसे P4 की बात करें हम, तो ये आपका टेट्राटॉमिक है. अगर हम 6 की बात करें, कोई 6 में मिलता है, S6 मिलता है, S8 मिलता है, तो ये S6 एंड S8 जो हैं ये आपके पॉलीटॉमिक में आते हैं. सो व्हेन दीज एटम्स, चाहे वो मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पोली है, जब ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट के एटम से, तब ये हीट्रोटॉमिक जो है वो बनाते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो कार्बन लिया गया ये रेफरेंस पॉइंट के लिए लिया गया. हमेशा याद रखना, पहले हम लोग कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन लिया करते थे, बट क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमने कार्बन को एक रेफरेंस पॉइंट माना. अब देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है. 1 AMU. पहले तो आपने याद रखना है, जो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ ग्राम में, तो इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है. 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. एक कार्बन 12 एक आइसोटोप था. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एक आइसोटोप था कार्बन 12. ठीक है, C12 उसका नाम है, C14 भी होता है, C60, C70, बकमिनिस्टर फुलरिन आपने बड़े सुने होंगे. C12 एक आपका एक आइसोटोप था कार्बन का. जब हमने
इसको 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन कर दिया, मतलब इसका हमने 1/12 कर दिया, ये एग्जैक्टली किसके आया 1 AMU के आया इक्वल 1/12, मतलब 12 ग्राम कार्बन को अगर हम लोग 1/12 से डिवाइड कर दें तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 1 ग्राम बनेगा, मतलब वो 1 अगर AMU की फॉर्म में लिखे तो वो 1 AMU होगा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 इज इक्वल टू 1 AMU। तो दैट मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो 12 कार्बन है उसका 1/12 अगर पार्ट कर दो तब वो 1 AMU के इक्वल होता है। और नाउ डेज इट इज रिप्लेस्ड बाय U, आजकल हम इसको U से रिप्लेस कर दे रहे हैं, पहले हम इसको AMU ही लिखते थे। एक AMU मैं बता दूं, एक AMU 1.6, ठीक है, एक AMU किसके इक्वल होता है, एक AMU जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। और 1 AMU इज ऑल्सो इक्वल टू 1 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, तो इसको हम मास ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, एक हाइड्रोजन का मास ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है, आपको अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ n लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप कर दो तो एटॉमिक मास आ जाता है। अब हर जगह हमने रिलेट किया कार्बन 12 से, ठीक है, कार्बन 12 से ही हमने रेफरेंस, क्योंकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सबका निकाल पाए। 1/12 को हमने 1 AMU मान लिया। अब अगर किसी का 12 है तो उसके 12 गुना होगा, किसी का 15 है तो उसके 15 गुना होगा, है ना, किसी का 32 है तो उसका 32 गुना होगा। तो हमने एक 1/12 को, कार्बन के 1/12 को 1 AMU मान लिया था। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। जब हम उसको कार्बन 12 के मास को 12 लेते हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट में जितना भी एवरेज रिलेट आएगा उसके, वो उसका एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 23 का, तो 23 का उसके रिलेट कितना आना है, 23 AMU आना है, वो है आपका सोडियम का। अगर मैं बोलूँ 44 तो वो किसका आएगा, CO2 का आएगा। 32 वो किसका आएगा, सल्फर का आएगा। तो वो उसका रेफरेंस था, उसके अकॉर्डिंग कितना रिलेट करेगा वो, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट माना था। यहाँ डायरेक्टली आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके निकाल सकते हैं। बट कहीं कहीं देखा होगा आपने फ्रैक्शन में होता है, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसका क्या रीज़न है, यहाँ पे हम लोग आइसोटोपिक का एवरेज ले लेते हैं। क्लोरीन 2-3 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, 2 आइसोटोपिक फॉर्म में मेनली मिलता है। तो एक को हम 30% लेते हैं, एक को हम 70% लेते हैं। तो उन्हीं का हम लोग जो है वो एवरेज निकाल के 35.5 आता है। एक का एटॉमिक मास 35 होता है, एक का 37 होता है, तो उनका दोनों का एवरेज करके हम लोग 35.5 जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास के बाद चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। भाई सिंपल सी बात है, अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास। जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख देंगे, वो आपका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 16 होता है, और अगर हम इसके ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ये आएगा 16 ग्राम, ठीक है। अब है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास की आपने याद रखनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है that is exactly equal to the sum of the atomic mass of all the atoms of molecule। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी के एटॉमिक मास को जमा कर दो तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 टेकन एज 12। तो हमने यहाँ पे भी रिलेट लिया है, यहाँ भी हमने रिलेट लिया है किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। तो हम ये देखते हैं, इस केस में देखते हैं कि वो कार्बन 12 से
कितना गुना ज़्यादा है। 1/12 को हमने 1 AMU माना था, तो 1 AMU से वो कितना ज़्यादा है वो हम लोग चेक करके उसको मॉलिक्यूलर मास का नाम दे दिए हैं। कैसे? इट एक्सप्रेस एज द हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। तो 1/12 मैंने बोला था 1 AMU के इक्वल होता है। अगर वो 44 AMU है तो वो 44 गुना ज़्यादा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है, द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 टाइम्स हैवियर देन 1/12। क्यों? क्योंकि 1/12 1 AMU होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU होता है। तो इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये 1 AMU के इक्वल है। 1/12 आपका 1 AMU के इक्वल है। सो it is also can be find by the obtaining by adding the atomic masses of all the atom, जो मैंने यहाँ लिखा, sum of the atomic masses of all the atom of a molecule, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं उन सभी को जमा कर दो तो आपका मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकल जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं NaOH, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो आपका आ गया 40। H2SO4, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 है तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा डायरेक्ट। सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का देखो होता है 16, तो 4 का हो गया 64, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 98। तो 98 इनके साथ यूनिट भी लगाना है, AMU लगाओ या U लगाओ, ठीक है। पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे, हम U बोलेंगे, इसके साथ U लगाएंगे या AMU लगाएंगे, ठीक है। अब सेम जैसे एटॉमिक मास के साथ ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, वैसे ही हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है। जब कभी भी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। फॉर एग्जांपल 32 AMU ऑक्सीजन का होता है और इसी का अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया जाए तो इट इज 32 ग्राम। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब फॉर्मूला मास है, इसके लिए क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फॉर्मूला मास सिर्फ हमने क्या करना है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। है सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह है, बस हम मॉलिक्यूलर मास की जगह पे फॉर्मूला यूनिट ले रहे हैं, वन फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ आयनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, NaCl, KCl, AgCl, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके आयनिक कंपाउंड हैं। तो एक मॉलिक्यूल NaCl को हम बोलेंगे वन फार्मूला यूनिट, एक मॉलिक्यूल KCl को बोलेंगे वन फार्मूला यूनिट, एक AgCl को हम बोलेंगे वन फार्मूला यूनिट। तो अगर मैं बोलूं NaCl की बात करूं तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, इट इज 58.5। और अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ NaCl, इट इज एग्जैक्टली 58.5। तो जब भी आप ग्राम में ले लेते हैं, जब इसको आप ग्राम में ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में लेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनेगा। लेकिन जब आप फार्मूला यूनिट ले लेते हैं तो आपका जो है वो फार्मूला मास जो है वो बन जाता है, इट इज 58.5 एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या है, बेसिकली मोल इज अ SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक SI यूनिट दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मोल, ठीक है। और मोल एग्जैक्टली किसके इक्वल है, मोल जो होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, दैट एग्जैक्टली इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। या फिर इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द नंबर ऑफ केमिकल यूनिट विच कंटेन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन एज देयर आर एटम एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन एटम। कार्बन एटम 12 कार्बन, जो 12 कार्बन लिखा ना ये नाम है, 12 कार्बन के 12 ग्राम में जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे वो आपके जो है वो 1 मोल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मोल, ठीक है।
एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। एक मोल जो होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम, और इस 12 ग्राम कार्बन में कितने होंगे पार्टिकल एवोगैड्रो के नंबर के, और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल सब्सटेंस आप कोई कुछ भी लोगे उसमें सब में इतने ही पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं बोलूँ 1 मोल, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी जगह पे मैं दूसरा लिख रहा हूँ। अगर बोलता हूँ 1 मोल NaOH, भाई NaOH 1 मोल में कितने AMU आएगा 40। तो अगर मैं बोलूँ ग्राम में लेके आओ तो बोलूँगा 40 ग्राम। 40 ग्राम में कितने पार्टिकल, 40 ग्राम ऑफ NaOH में कितने पार्टिकल्स होंगे एग्जैक्टली एवोगैड्रो नंबर के N0 एवोगैड्रो 6.022 10⁻23। तो वो पार्टिकल कांस्टेंट होंगे। एक मोल कुछ भी लेके आओगे उसमें इतने पार्टिकल्स होने ही होने, चाहे किसी भी सब्सटेंस का लेके आओ, मॉलिक्यूल लेके आओ, कुछ भी लेके आओ। अब मैं नोट में एक चीज बताइए कि अगर हम एक मोल के सब्सटेंस के मास को ले लें वो आपका मोलर मास बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं NaOH, भाई NaOH का एक मोल किसके इक्वल होता है, वो होता है 40 AMU के, दैट इज एग्जैक्टली 40 ग्राम के इक्वल भी आएगा, 40 ग्राम ऑफ NaOH। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मोल को, एक मोल सब्सटेंस को, एक मोल NaOH को आप ग्राम में लिख दो तो वो आ जाएगा आपका मोलर मास, तो वो आ जाएगा आपका 40। तो 40 इसका मोलर मास आ गया। मोलर मास का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं 40 ग्राम पर मोल। एक मोल में कितने ग्राम है 40 ग्राम है पर मोल। तो जब कभी भी आप किसी मोल सब्सटेंस को ग्राम में लिख देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, वो बन जाता है मोलर मास। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं, अगर इसकी जगह पे मैं लिखूं NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl, तो अगर मैं लिखूं भाई इसका मोलर मास कितना हुआ, तो इसका मोलर मास हुआ 58.5 ग्राम पर मोल, 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है आप इसको शेयर करें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद वीर। ठीक है, और नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं सो दैट नए लेक्चर जो भी अपलोड होगा वो आपको उसको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।